नमस्कार, मैं एलके। आज से हॉस्टल वार्डन की क्लास शुरू होती है। आज हम स्ट्रैटेजी देखेंगे और क्या कर सकते हैं हॉस्टल वार्डन, हॉस्टल अधीक्षक। पहले इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। जीएस ये कितने नंबर का है? 15। सीजीजीएस ये है 20 नंबर का। मैथ्स रीजनिंग मतलब एप्टीट्यूड लिख देते हैं, तार्किक योग्यता, ये है 20 नंबर। 20 है ना। उसके बाद हिंदी ये 10 नंबर। इंग्लिश ये 10 नंबर। कितना हो गया ये? 40, 50, 60, 70, 75। और क्या बचा है? कंप्यूटर तो वो अंतिम में लिखेंगे। और मानव चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। हाँ आया नहीं सर? ये यार रुको। चाइल्ड साइकोलॉजी 85 और कुछ चूक रहा है। हाँ करंट अफेयर, करंट अफेयर ये है 15 नंबर। 15 नंबर है। स्पोर्ट्स भी जोड़ा हुआ है प्लस करंट अफेयर्स। और ये अंतिम में सबसे अलग कंप्यूटर्स, ये है 50 नंबर का। अब देखिए, सबसे पहले ये 50 नंबर मतलब यहाँ 50% अंक पाना अनिवार्य है। 50% अंक, तभी आपका बाकी चेक होगा, वरना चेक ही नहीं होगा। ये है इसकी खासियत, इस एग्ज़ाम की खासियत ये है। हाँ मतलब 50% है ना, 50% पाना अनिवार्य। और दूसरी बात क्या है कि अभी पीएससी ले रहा है, जिसमें संशय है, आगे हो सकता है व्यापम ले इसको, तो यहाँ पर 1/3 माइनस मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगा। अभी के हिसाब से जान लेते हैं, अगर व्यापम लेगा तो 1/4 हो जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अब देखिए ये सारे समीकरण जो हमको सामने दिख रहे हैं, लगता बहुत आसान है कि नए छात्र जो है वो ये सोचेंगे कि भाई ये जी बहुत सबसे बड़ा सेक्शन है, 15 ही नंबर का है, तो इसको छोड़ के बाकी चीज़ें करेंगे तो हो जाएंगे। ये सबसे बड़े भ्रम में होते हैं। होता क्या है कि व्यापम जैसे एग्ज़ाम में तो आधा नंबर से लोग लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि सिंगल टियर एग्ज़ाम है और उसी पे मेरिट बननी, आधे नंबर से 1 नंबर से बाहर हो जाते हैं। यहाँ पीएससी प्री में चल जाएगा 1-2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऊपर नीचे, फिर भी आप प्री पास कर सकते हो। लेकिन व्यापम में ऐसा नहीं होता। व्यापम में तो आपको एग्ज़ाम देना है और सिलेक्शन पाना है। अब लोग सोचेंगे कि मैं इसको छोड़ दूँ, बाकी चीज़ें कर लूँ तो सेलेक्ट हो सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि कोई चीज़ छोड़ने से कोई सेलेक्ट नहीं होता है। होता ये है कि 1-1 नंबर काउंट करता है। चलो मान लेते हैं पीएससी के अभी नौकरी की ऐसी स्थिति पिछले 4-4.5 साल में बनी है ना, कि पीएससी के छात्र भी व्यापम के एग्ज़ामों को तवज्जो दे रहे हैं कि पहले कोई नौकरी मिल जाए। तो इसका अर्थ ये है कि वो सीरियस छात्र व्यापम के और पीएससी के जो मेंस से बाहर हो चुके हैं, कुछ लोग तो इंटरव्यू से बाहर, वो भी तैयारी कर रहे हैं। वो ये वाला पीएससी मेंस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, इसको तवज्जो दे रहे हैं। यही सच्चाई है अभी का माहौल, क्योंकि मेरी बातचीत होती है, मुझे पता है। एक 4 इंटरव्यू दिया हुआ लड़का है पीएससी का, वो अभी मेंस को सोच ही नहीं रहा है, वो एडीओ और हॉस्टल वार्डन सोच रहा है कि नौकरी मिल जाए किसी तरह पहले, फिर अगले बार पीएससी देखूंगा। ये स्थिति। तो आपको क्या लगता है कि एक एक नंबर जहाँ काउंट करता है, ये 15 नंबर ये जीएस का जो आएगा, भाई
अगर मान लो कठिन आया तब भी तो 10 नंबर लोग बनाएंगे, 10 क्वेश्चन बनाएंगे। अब वो 10 क्वेश्चन जो कठिन आया वो अगर अदर छात्र, क्योंकि ये तो सब पढ़ेंगे, जो भी एक इसकी तैयारी कर रहा है वो उसकी तैयारी करेगा ज़रूर। एक तरह से ये मान लो कि अभी सब इसकी शुरुआत करेंगे, एक तरह से मान लो। कुछ लोगों को जानकारी होगी पहले से तो उनके लिए बेहतर है, लेकिन कुछ लोग अभी इसकी शुरुआत करेंगे। हो सकता है ये पढ़ चुके हों, ये पढ़ चुके हों और इसकी भी तैयारी कर चुके हों पहले से, और इनकी दोनों की तैयारी कर चुके हों पहले से। लेकिन नया छात्र सोचेगा कि 2 महीने या 2.5 महीने ज़्यादा से ज़्यादा हमें अवसर के, हम मान के चलते कि 2 से 3 महीना हॉस्टल वार्डन के लिए 2 से 3 महीना इतना ही अवसर शायद अपने को मिले, और हमारा टारगेट भी होगा कि हमको 3 महीने के अंदर ख़त्म करना है। तो फिर ये संभव नहीं है एक नए छात्र को ये सिलेबस, ये जो 2 सिलेबस दिख रहे हैं ना छोटे से 35 नंबर की, ये केवल 35 नंबर का दिख रहा है, लेकिन ये 35 नंबर जितनी तैयारी इन सब को करने में लगेगी इसका 4 गुना समय यहाँ लगेगा। फिर लोग बोलेंगे कि सर आधा अधूरा तैयारी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत देख के ऑब्जेक्टिव तैयारी कर लेते हैं तो नुकसान ही होगा, बनेगा नहीं प्रश्न। जो सीरियस छात्र है वो बनाएंगे, वो आगे निकल जाएंगे। जो सीरियस छात्र है वो ये प्रश्न बनाएंगे, आगे निकल जाएंगे, और जो यहाँ गच्चा खाएगा वो चला जाएगा। तो फिर हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? 3 महीने में हम इसको क्या कर सकते हैं? तो 3 महीने में हम इसको केवल रिवीजन की तरह चला सकते हैं, केवल रिवीजन की तरह। लेकिन इस रिवीजन की दौड़ में हम हर विषय का कोर सेक्शन पकड़ सकते हैं। मतलब मैं इसमें रिसर्च करूँगा, एनालिसिस करूँगा कि भाई अगर संविधान है जिसको प्रॉपरली एक नए छात्र को पढ़ाने के लिए या समझा एकदम तैयार करने के लिए संविधान से 3 से 3.5 महीना लगता है, इतना बड़ा विषय है वो। ये छत्तीसगढ़ है, हालांकि यहाँ समझने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन कंटेंट बहुत ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ का भूगोल है, इतिहास है, कला एवं संस्कृति है। तो इसको भी अगर कराने बहुत तेज़ी से भी कराया जाए तो 2 महीना लगता है कम से कम, बहुत तेज़ी से अगर कराया जाए। लेकिन आजकल देखें आप कि वो सामान्य प्रश्न जो बार बार घसीट के आते थे वो प्रश्न अब नहीं आ रहे, अब प्रश्न अंदर से बनाए जा रहे हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि इसका भी गहन अध्ययन चाहिए। भाई किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी सेक्शन में आप देखेंगे कि पीएससी को अगर छोड़ दो, पीएससी तो कूट वाले प्रश्न बनाकर उसको टफ कर देता है, मतलब अगर एक भी जानकारी नहीं है तो आप घूम जाओगे। लेकिन व्यापम में कूट वाले प्रश्न नहीं होंगे, व्यापम में डायरेक्ट प्रश्न होंगे। तो डायरेक्ट प्रश्न भी मान लो ये 20 है तो 10 डायरेक्ट होंगे और 10 सामान्य होंगे, शायद जो हर एक छात्र छत्तीसगढ़ की तैयारी करता है तो मोटे मोटे वो पढ़ाई करेगा। लेकिन बचे 10 में खेल हो सकता है, 10 ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जिसके लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता है। यहाँ पर 10 प्रश्न हो सकता है सामान्य हो, जो आप सॉल्व भी करें तो आप हो सकता है कि 10 प्रश्न आ जाएं, लेकिन कठिन आएगा तो वो भी मुश्किल हो जाएगा कि प्रश्न बनाया जाए। प्रश्न बनाया जाए तो यहाँ भी समस्या हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, कोर सेक्शन जहाँ से प्रश्न आएंगे ही, एक क्लास इसको लेकर चलेंगे, एक क्लास इसको लेकर चलेंगे, 1 घंटे की एक क्लास इसको लेकर चलेंगे, और उस हिसाब से समय बांट दिया जाएगा 2.5 महीने में कि हम जो है संविधान भी जो है महत्वपूर्ण सेक्शन को पकड़ के, जहाँ तकलीफ़ होती है, जहाँ पर से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, ऐसे प्रश्नों को लेके चलेंगे। एक रिवीजन की तरह होगा और बाकी चीज़ें जो है आपको स्वयं के स्तर पे करनी होंगी। इसकी स्ट्रैटेजी ये होगी कि 2.5-3 महीने में हम इसको ऐसा करेंगे कि रिवीजन तो होगा, तैयार नहीं किया जा सकता, ये रिवीजन की तरह चलेगा। और उस रिवीजन के साथ हमारी कोशिश होगी कोर सेक्टर को पकड़ें सारे विषयों के और उसको रिवाइंड कर दें, और बाकी जो सेक्शन हम छोड़ेंगे वो आपको अपने स्तर पे करना होगा। ये इसकी स्ट्रेटजी होगी। एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये मत सोचिए कि ये 12वीं बेस है तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो है बहुत लड्डू देगा। अभी आप देख रहे होंगे कि जो भी व्यापम के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें अगर लड्डू देगा तो भाई वो सबके लिए लड्डू है, सब बनाएंगे। जब लोग जो मैथ्स रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं या इस दौरान जो 2-2.5 महीने में करेंगे, लड्डू देगा तो सब बनाएंगे। लेकिन अगर प्रश्न का लेवल जैसा व्यापम दे रहा है आजकल, जैसा पीएससी ने कर दिया है एप्टीट्यूड का,
अगर वैसा लेवल रखता है तो ये 2-2.5 महीने में जो अभी मैथ्स गणित सीखने वाले इनसे नहीं बनेगा। फिर जो पहले से जिनकी गणित में पकड़ है वो करेंगे, नहीं कर सकते आप। ये किसी भुलावे में मत रही कि 2-2.5 महीने में आप गणित के उस स्तर तक पहुंच जाएंगे कि जो एसएससी लेवल के आजकल प्रश्न पूछ दिया जा रहे हैं वो आपसे बन जाएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि सॉल्व के क्वेश्चंस अगर रिपीट कर दिया तो आप शायद उसका सोल्यूशन ठीक कर लें, लेकिन ये बनेंगे नहीं अगर आप बनाना होगा आपको, अगर कठिन है तो। लेकिन फिर भी हम इसको लेके चलेंगे। तो एक क्लास हम जो है, एक क्लास इसको और इसको डेडिकेटेड चलेंगे। मतलब इन 2.5 महीनों में एक क्लास में गणित रीजनिंग, उसी क्लास में वो बीच में हिंदी है ना, 10-12 दिनों की हिंदी, उसी क्लास में लगभग 15 दिनों की अंग्रेजी। इसी तरह से मेकअप करेंगे इसको। तो एक क्लास हो गया आपका ये जो चलेगा, एक क्लास हो गया ये चलेगा जिसमें एप्टीट्यूड, इंग्लिश और हिंदी, सॉरी चाइल्ड साइकोलॉजी, हिंदी ये कवर किया जाएगा। अब बचा एक क्लास, हम इसको 3 घंटे की कर सकते हैं, 7:30 से 10:30 कर सकते हैं। ठीक, अब एक क्लास बचा जिसकी रेगुलर क्लास हमें चलानी होगी कंप्यूटर्स। इसको हम 1.5 महीना तो मान लें, 1.5 महीने कंप्यूटर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो क्वालिफाइंग इसमें जब जो शर्तें रख दी गई हैं कि 50% अंक पाना अनिवार्य है, तो इसको जो है घुस के अच्छा स्तर आया था। पिछला जो आया था ना, लोग जो BCA भी किए हुए थे, जो कंप्यूटर के फील्ड के हैं, वो पास नहीं हो पाए थे इसमें। 50%, 50 में 25 प्रश्न उसके सही नहीं हो पाए थे, ये स्थिति थी। इसका मतलब ये है कि कम से कम 1.5 महीना हमें इसमें बैठना पड़ेगा, क्योंकि पहला तो चुनौती यही है, 50% इसमें क्रॉस करना है, तभी आपके बाकी चेक होगा, वरना चेक ही नहीं होगा। ये है इसकी मांग। तो एक क्लास 1.5 महीना इसको चले, फिर जो समय बचा उसी में समय बचा तो हम क्विक, ये भी जो है करंट अफेयर्स जो है, चाइल्ड साइकोलॉजी, और ये 1 महीने में जो है इसे क्विक रिवीजन टाइप से चलेंगे। 2.5 महीने में ये सारी चीज़ें। अच्छा, बहुत सारे अभी देखो छात्र भ्रम में क्यों आ जाते हैं, ये लॉकडाउन के बाद से ऑनलाइन क्लास का एक चलन निकला है। लोग कोर्स बना के एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं, GS का क्लास, छत्तीसगढ़ क्लास एक बार रिकॉर्ड कर लिया, अब मान लो ये नया सिलेबस हो गया और ये नया सिलेबस हो गया, तो ये भी कभी रिकॉर्ड कर लिया है, अब उसको बेच रहे हैं। पहली बार जब बनाया 5,000 में बेच दिया, फिर दूसरा कोई एग्ज़ाम आया तो ऑफ़र निकाल के उसको 2,500 में बेच दिया, उसी चला रहे हैं, घसीट रहे हैं। अब अभी हॉस्टल मॉडर्न आ गया तो अब बोलेंगे मात्र 999 रुपया कोर्स बेच दो। कोई ये लाइव नहीं होगी, ये क्या होगा, एक कोर्स बन गया है जिसको ऑफ़र, तरह के ऑफ़र निकाल के बेचा जाएगा, और बेचने के चक्कर में वो छात्रों से सत्य नहीं बोलते। वो कुछ इस तरह से बातें करेंगे अपने वीडियो के प्रचार में कि हाँ बहुत आसान लग रहा है, सब बहुत आसान है, हाँ ये जो है ये कर लिया जाएगा, ये कर लिया जाएगा, ये कर लिया जाएगा और हो जाएगा आपका। वो मतलब एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं जिसमें जो नया छात्र होता है, क्योंकि जब कोई फॉर्म निकलता है ना, वैकेंसी निकलती है, तो 90% छात्र एकदम नए छात्र होते हैं, फॉर्म भर के कोचिंग की ओर भागते हैं, या कोचिंग की ओर भाग रहे हैं, नहीं भाग रहे हैं तो ऑनलाइन कोर्स देख रहे हैं तो 999 रुपये में मिल रहा है, तो ऑनलाइन कोर्स खरीद लेते हैं। कल मेरे पास एक छात्रा का फ़ोन आया, उसने भी ऑनलाइन कोर्स ख़रीदा है, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रही है। वो मुझसे पूछ रही है कि सर मैं कैसे करूं? मैं बोला तुमने तो ख़रीदा है ना ऑनलाइन कोर्स, देखो वीडियो। बोली सर नहीं होता। ये भी एक सत्य है जो नहीं बताया जाता कि अगर ऑनलाइन कोर्स ये ख़रीदने भर से ये जो माहौल बनता है इसका फ़ायदा उठा लिया जाता है। ऑनलाइन कोर्स ख़रीदने भर से तैयारी नहीं होती। लोग कोर्स ख़रीद लिए लेकिन वो खुलता तक नहीं है, वो कुछ समय बाद एहसास होता है। तो मैंने कभी ऑनलाइन कोर्स बेचने के विषय में नहीं सोचा। अगर ये ऑनलाइन चलेगा तो मैं सोच रहा हूँ कि ये लाइव होगा। उससे क्या होगा, छात्र थोड़ा कनेक्टेड रहते हैं कि एक पर्टिकुलर समय पे लाइव होना है, तो भैया एक समझ जाओ, अगर वो ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर समय पे अपने मोबाइल में लाइव आ जाएंगे, जिससे थोड़ा पूरी ऑफलाइन का कभी ऑनलाइन रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन क्या एक साइकोलॉजी होगी कि हाँ भैया हम भी ऑफलाइन की तरह लाइव हैं, तो शायद ये मददगार हो सके, है ना। हाँ, ये बात और हो सकती है कि लाइव जो वीडियो होगा, आप लोग जैसे ऑफलाइन के छात्र हैं वो पूछेंगे, वो डाउट तो यहीं क्लियर हो जाएगा। ऑनलाइन के छात्रों को जो उनको डाउट होगा वो अपने प्रश्न जो है
वो ऐप में छोड़ देंगे ताकि अगले जो क्लास शुरू होने से पहले स्टार्टिंग के 5 मिनट उन डाउट्स को क्लियर करके हम आगे बढ़ें। इस तरह से हो सकती है। अब वो बहुत सारी व्यवस्था कि भैया एकदम मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ और यहाँ लोगों के कमेंट और वो डाउट इधर ध्यान है मेरा उधर ध्यान है, तो ऐसे वो पढ़ाई नहीं होती। जब ऑफलाइन क्लास को ही लाइव करना हो, ऐसे नहीं होता है। वो स्टूडियो में अलग से ऑनलाइन क्लास ही चलानी है तो संभव है, लेकिन वो ऐसे संभव नहीं है कि ऑफलाइन क्लास चल रही है और ऑफलाइन के छात्रों का डाउट देख रहा हूँ, फिर मैं बार बार कमेंट देख रहा हूँ इधर क्या डाउट है, तो ऐसे तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ, वो डाउट ज़रूर है ऑनलाइन क्लास के, जिनको जो जो डाउट है वो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, जो अगले क्लास में विषय शुरू करने से पहले 10 मिनट 5 मिनट ये वो डाउट क्लियर करके हम आगे बढ़ेंगे। ये तो स्ट्रैटेजी ये कहती है कि तैयारी, इसका कोई सेक्शन हम छोड़ नहीं सकते। पिछले बार का मैं उदाहरण देता हूँ आपको। पिछले बार चूँकि कंप्यूटर का क्वेश्चन टफ था तो लोग 50% पार नहीं कर पाए थे। जिन्होंने कंप्यूटर का छोड़ के इधर बहुत अच्छा स्कोर किया था ना, वो फेल हो गए। तो हुआ ये कि उसका कट ऑफ नीचे चला गया था। उसका कट ऑफ नीचे जाने का कारण ये था कि लोग कंप्यूटर में पास नहीं हो पाए थे। जिनका ये सेक्शन बाकी सेक्शन बहुत अच्छा था, ये तो नया जोड़ा है, ये नहीं था, ये नया जोड़ा है। बाकी सेक्शन में जो सीरियस छात्र, घुटे हुए छात्र हैं ना पीएससी के और ये भी, तो उन्होंने यहाँ बहुत अच्छा किया। शायद जो है 100 नंबर में 80 मार दिए स्टूडेंट्स, ये पार नहीं कर पाए, इसलिए कट ऑफ डाउन हुआ था। अब दो चीज़ें हो सकती हैं कि अगर पीएससी ले रहा है, वैसे संभावना सी कम है, एक तो वीडियो मैंने बना दिया कि पीएससी के चेयरमैन मिस्टर सोनवानी हैं और कुछ खास उद्देश्य से ये एग्ज़ाम मिस्टर सोनवानी को सौंपा गया है। सोनवानी साहब बहुत ही पॉपुलर रहे अपने साफ सुथरे चरित्र के चलते, है ना, भ्रष्टाचार से मुक्त, भ्रष्टाचार से दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे उन पे आरोप लग जाते हैं निराधार, ऐसा वो सोचते होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। टॉप 20 में सारे ऐसे लोग, इनके रिश्तेदारों का पहुंच जाना, अधिकारियों का पहुंच जाना कोई संयोग नहीं है ना। और बड़ी ही सोची समझी साजिश है उनको डीसी बनाने की। ऐसा भी नहीं है कि उनको डीसी ही बनना है तो पूरे समीकरण बना के उनको डीसी ही बनाया गया है। देखना, वो अगर मान लो टॉप 100 के बाहर होते, 50 के बाहर होते ना, तो इतना वो डाउट नहीं उठता, लेकिन कुछ ऐसा समीकरण बनाया गया है कि सबको डीसी ही मिले, लगभग डीसी या डीएसपी, मतलब मांग के अनुसार मेरे को डीएसपी चाहिए, ठीक है, मुझे डीसी चाहिए, हाँ ठीक है। अब मान लो जो रिश्तेदारी में कोई जो बहुत ज़्यादा शक ना हो जाए तो 2 को तो ऊपर पहुंचा दिया, 1 को थोड़ा नीचे पहुंचा दिया, शक ना हो तो। और बघेल साहब कहते हैं कि कोई प्रमाण तो लाए। वो प्रमाण आएगा कहाँ से? अगर मान लो प्री का ही पेपर, क्वेश्चन पेपर पहले से ही, वो चेयरमैन के सब हाथों में होता है, पहले से ही दे दिया गया हो, तो जिस पेपर में 4-4, 5-5 इंटरव्यू देकर जो चयनित हो चुके हैं उनका पसीना छूट गया 85-90 नंबर लाने में, उन पेपरों में वो जितने लोग जिन पर शंका है वो लोग, उन लोगों के नंबर देखोगे आप पीएससी प्री में 124, 130, 140 तक है। ये सबसे पहले ये शंका उत्पन्न करता है कि ऐसा क्या बात है। और वो छात्रों का पीछे का बैकग्राउंड या तो बेकार है, पिछले प्री का बैकग्राउंड या तो बहुत बेकार है, या तो फिर प्री का किसी की जानकारी नहीं कि पिछला प्री में बैठा भी है, बैठे और तुरंत टॉप 20 में, तो सवाल तो है। तो ये जो समीकरण है ना, इसीलिए मैंने जिस दिन वीडियो बनाया कि ये सोनवानी साहब को देना एक षड्यंत्र है, उसी दिन शाम को नोटिफिकेशन आ गया कि अभी ये टाल दिया गया है, लेकिन आएगा ही, ये पद आएगा और शायद बढ़ के आएगा। चुनावी समीकरण है ना, जब दुनिया बोल रही थी वैकेंसी नहीं निकलेगा, तब मैं ही कह रहा था कि किसी का बाप नहीं रोक सकता, चुनाव से पहले वैकेंसी आएगी और ऐसा समीकरण बनेगा, न्यायालय से ही होगा। हाँ, तो वही तो सवेरे वीडियो बनाया मैं, शाम को नोटिफिकेशन आ गया।
कि अरे भाई इसमें तार्किकता है। 4 साढ़े 4 वर्ष से छत्तीसगढ़ के छात्र त्रस्त हैं वैकेंसी के लिए। आप एक वैकेंसी ला रहे हैं, वो भी ग्रुप डी है ना, ये 12वीं पास ग्रुप डी जैसा समझ लो आप, उसकी वैकेंसी है और आपने ओपन कर दिया बाहरी राज्यों के लिए। मैं ये नहीं कहता भाई, भारत एक है, लेकिन राज्यों को राज्य जो है विशेष एलिजिबिलिटी शामिल कर सकते हैं। जैसे इस वैकेंसी के लिए राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। ऐसी क्या खास बात है कि इसको ओपन कर दिया गया? तो ये तो गलत बात है, यहाँ के छात्रों के साथ अन्याय है। ये जो यहाँ जो इतने 4 साढ़े 4 वर्षों से त्रस्त हैं और जो है आप ओपन कर दे रहे हैं बाहर, तो इसमें क्या होता है पता है? अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो मुद्रा मिलना आसान हो जाता है, बाहर सब नौकरी के लिए सब भागे आते हैं। ये भी एक समीकरण है। और दूसरा पीएससी को दे दिया गया, जो एग्ज़ाम व्यापम का कोर है, व्यापम ही लेती है, अचानक उसको पीएससी को दे देने का अर्थ क्या है? तो बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न होती। तो अगला जो ये आए तो 2 संभावनाएं, एक तो व्यापम ले और दूसरा वो जो छत्तीसगढ़ निवासी इसमें शामिल कर दिया जाए, ये होगा। तो अब देखिएगा आप कि अब ये CGGS 20 नंबर का है, तो बाहरी राज्यों के छात्रों के लिए सब आसान था, बाकी सारी चीज़ें तो कॉमन है ना, कोई भी तैयारी कर रहे हो, यही था। तो ये 20 नंबर का है बस। तो 20 नंबर का है तो वो कोई पतली सी किताब वो शॉर्ट कर लेंगे तो 50% तो बना ही लेंगे, क्योंकि उतने प्रश्न तो सीधे आते ही आते हैं, किसी भी एग्जाम में उतने प्रश्न सीधे आ ही जाएंगे। तो अब जो है 1/3 नेगेटिव, अब नेगेटिव मार्किंग तो मत सोचिए, 1/3 नेगेटिव मार्किंग में बस हमारी स्ट्रैटेजी बदल जाती है। 1/4 और 1/3 नेगेटिव मार्किंग में हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बदलती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 1/3 में छात्र जो है यदि मनमाना तुक्का मारने की कोशिश करें तो नेगेटिव मार्किंग से नीचे आ जाएंगे, जबकि 1/4 होता है, 1/4 होता है तो इसमें हम कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 4 प्रश्न गलत होंगे तो 1 प्रश्न का नंबर जाएगा। अब सवाल ये होता है कि व्यापम में आधा नंबर और 1-1 नंबर मायने रखता है मेरिट के लिए। तो यहाँ पर हमारी अप्रोच क्या होगी? ब्लाइंड तुक्के से छात्र सेलेक्ट नहीं हो सकता, इस बात को लिख लो। ब्लाइंड तुक्के से कभी छात्र सेलेक्ट नहीं होता। 2-4 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, लेकिन ब्लाइंड तुक्के से कभी वो छात्र सेलेक्ट नहीं होगा। जो सीरियस छात्र होता है, जो वास्तव में इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए बैठा है, उसका हाथ कांपेगा जब नेगेटिव मार्किंग होती है ब्लाइंड तुक्का मारने से। वो जो आधी अधूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम में ट्रायल के लिए बैठते हैं ना, उनको तो वो तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो भी करते हैं, ये आगे या आँख बंद करके ये में आगे है गोला लगा देते, तो ऐसे लोग चयनित नहीं होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर अब लोग क्या करते हैं, एक और गलती करते हैं, लोग एक कट ऑफ सेट कर लेते हैं। जैसे पिछले एग्ज़ाम का पता करेंगे क्या कट ऑफ रहा है, अपने दिमाग में वो कट ऑफ सेट कर लेते हैं। अब समस्या ये हो गई कि भैया प्रतियोगिता तगड़ी हो चुकी है, अब जब हुआ था और अब की स्थिति में बहुत अंतर है। अब हर एक छात्र खखवाया हुआ है, क्योंकि वैकेंसी निकली नहीं, कोरोना के बाद से लगभग नगण्य है, और जो निकली है वो छोटी छोटी पद और वही सब थे। व्यापक पद जो अब आने शुरू हुए, तो हर एक छात्र खखवाया हुआ है। जो 4 साल 5 साल से घुटे हैं वो भी खखवाए हुए, उनको नौकरी चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसकी तीव्र संभावना है कि कट ऑफ अब चढ़े। खखवाए हुए भिड़े हुए छात्र जो है वो इतना मेहनत शायद कर चुके होंगे, इससे कट ऑफ चढ़े। तो कट ऑफ को दिमाग में बैठाना मूर्खता है कि भाई इतने कट ऑफ में हमारा हो जाएगा। आपका जो प्रयास होगा वो ये होगा, अधिकतम से अधिकतम क्वेश्चन आप इसमें बनाएं, अधिकतम से अधिकतम जो कंफर्म हो, मतलब 2 राउंड में आप पेपर बनाएंगे, कभी भी कोई भी चीज़ हो जाए। अब पीएससी लेता है तो 1.5 घंटा दे रहा है, मतलब एक अब समय की चुनौती, 2 घंटा दे रहा है, 2 घंटे में 150 प्रश्न, समय की चुनौती भी होगी। लेकिन वो समय की चुनौती ना जो भिड़े हुए छात्र हैं उनके लिए नहीं होगा, वो नए छात्रों के लिए होगा। क्यों? पीएससी ज़्यादा समय लेता है क्योंकि कूट वाले प्रश्न उसमें सोचने को मजबूर करता है। और ये इसमें आप वैसे कूट वाले प्रश्न इक्का दुक्का महसूस करेंगे, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न होंगे, है ना। इसकी राजधानी क्या है, ये कहाँ है, ऐसे ही प्रश्न आप अनुभव करेंगे ज़्यादा, है ना। मतलब 80 से 90% आप ऐसे ही प्रश्न अनुभव करेंगे। इन प्रश्नों में आपको पता है तो तुरंत क्लिक होना है, इसमें समय लेगा नहीं। तो स्ट्रैटेजी क्या होगी कि अगर पीएससी लेता है 2 घंटे में हमें करना है, तो हम इसको सबसे बाद में रखेंगे, इसको
इसको सबसे बाद में रखेंगे। उससे पहले सबसे पहले जब इसमें 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है तो हम सबसे पहला सेक्शन जो पकड़ेंगे वो इसको पकड़ेंगे, एकदम फ्रेश, एकदम फ्रेश। क्यों? ये फ्रेश माइंड मांगता है क्योंकि यहाँ 50%। अब वो 50% आपको दिमाग में बैठाना नहीं है कि 50 बन गया अब हो गए मोर बाकी पेपर चेक हो जाइए, क्योंकि ये मेरिट में काउंट करेगा, ये जो नंबर आएगा मेरिट में काउंट करेगा। सिर्फ कंडीशन ये है कि 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी आपका बाकी चेक होगा, वरना पहले यही चेक होगा। तो हमारा टारगेट क्या होगा कि हम किसी भी परिस्थिति में हम अगर यहाँ 35 से 40 प्रश्न कर लें तो हम बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। हमारी कोशिश यही होगी, भले इसको 1.5 महीना क्या 2 महीना लग जाए, घुस घुस के जो है हर एक तथ्यों पर उसको रटेंगे, समझेंगे। समझने वाली चीज़ें बहुत कम होती हैं, यहाँ सीधे फैक्चुअल चीज़ें आती हैं। मैं बता रहा हूँ कुछ ही चीज़ें होती हैं समझने वाली जो कंप्यूटर का ज्ञान से बनती हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें लगभग फैक्चुअल होती हैं। तो यहाँ पे समय देंगे हम, और हमारे एग्ज़ाम का भी अप्रोच होगा, सबसे पहले हम इसको पकड़ेंगे। यहाँ पर बात हम जिस विषय में कंफर्टेबल हैं उसको शुरुआत करने की नहीं है। इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है सबसे पहले कंप्यूटर, तो हम सबसे पहले इसको पकड़ेंगे। फ्रेश माइंड से बढ़िया से इसको कर लिया, एक उचित समय हमने इसको दे दिया। 2 घंटा अगर पीएससी ले रहा, 3 घंटा तो समय की कमी की बात ही नहीं है। अगर व्यापम लेता 3 घंटा है ना, तो समय तो कम ज़्यादा वो सोचना ही नहीं है, बहुत पर्याप्त समय होता है। लेकिन 2 घंटे हो या 3 घंटा हो, व्यापम ले चाहे पीएससी ले, हमें सबसे पहले इसको करना है। ठीक, इसके बाद अब छात्र जिन लोगों का मैथ्स और गणित का प्रेम होता है वो क्या वो भागते यहाँ हैं, उनका इंटरेस्ट मतलब अंदर वाला जो होता है वो तुरंत इनको यही भगाता है। लेकिन ये नहीं करना आपको, ये नहीं करना है, ये टाइम टेकिंग हो सकता है, तो इसको आपको बात के लिए छोड़ना है। आपको उससे पहले क्या करना है, उससे पहले देखिए, आपको देखिए छोटे छोटे विषय देखिए आप, या तो आप जीएस पकड़ लें, या तो आप जीएस पकड़ लें, ये पकड़ ले तो आप ये मानो कि 35 नंबर है तो दूसरा चरण ये, तीसरा चरण हमारा ये तीसरा चरण ये। इन 50 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे में मैं बता रहा हूँ, इस 50 क्वेश्चन के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना देना है, चलो 50 मिनट भी मान लिया, क्योंकि ये इसमें तैयारी भी करेंगे और कम समय में बना लिया तो अच्छी बात है, समय बचेगा। लेकिन 50 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा ये 35 क्वेश्चन के लिए आप यहाँ मान के चलिए कि हमें 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, बल्कि ज़्यादा बोल दिया। इसके लिए 40 मिनट कोशिश करना है, और ये 30 मिनट नहीं लगेगा, 35 है ना, ये 25 मिनट, कितना हो गया, 1 घंटा 5 मिनट। हिंदी, इंग्लिश, चाइल्ड साइकोलॉजी पता है तो पता है, तो इसके लिए आप ये मान के चलिए कि 20 मिनट, ज़्यादा सोचना नहीं है, 20 मिनट इसके लिए दिया। कितना हो गया, 40, 50, 60, 80, 85, कितना बचा हमारे पास, 35 मिनट बचा। 35 मिनट में अब ये 20 प्रश्नों को आप यहाँ दे सकते हो, लेकिन आपको 35 नहीं, आपको कोशिश करना है कि यहाँ 25 मिनट में, क्योंकि 10 मिनट आपके पास बचा हुआ हो, 2 घंटे। 3 घंटा हुआ तो समय की तो प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये सोचना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 घंटा है तो हमें ये सोचना पड़ेगा। अभी क्या है, आपका पेपर बनाने का अप्रोच कैसा होगा, ये आपका प्रश्न है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, आपने ये जो भी समय अलॉट किया है एकदम प्रॉपर समय के साथ, समय 2 घंटे में आपको समय का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सही समय का मैनेजमेंट हो पाए। ये प्रश्न है। अब कहीं से भी आप पहले कंप्यूटर से शुरू करते हैं, मान लो कंप्यूटर ही शुरू है शुरुआत का, आपको क्विक चलना है, समय कैसे बचेगा। पहला क्वेश्चन पढ़ा आपने ध्यान से, आपको उत्तर पता है, ABCD कन्फर्म, तो आप टिक कर लीजिए। दूसरा प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आप ऐसे प्रश्न को छोड़ दीजिए, बिल्कुल आइडिया ही नहीं है आपको उस प्रश्न का तो छोड़ दो, कुछ नहीं करना है, सो क्रॉस कर दो, प्रश्न के सामने क्रॉस कर दो। ठीक, फिर तीसरे प्रश्न में पता है तो ठीक है, बढ़िया, टिक कर लिया। चौथे प्रश्न में आए तो आपको उन सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है जहाँ पर आप 2 विकल्प में शंका है, 2 विकल्प में शंका, ABCD, तो आपको लग रहा है A भी है, हो सकता है D भी हो सकता है, लेकिन आपने अच्छी पढ़ाई की है, आपने ये तो तय कर लिया है कि B और C नहीं है, A और D में से है, तो आपने जो सबसे पहले आपको लगा था, आपका इनर कॉन्शियसनेस जो है वो A कह रहा था, तो यहाँ छोटा सा डॉट लगाओ, इस प्रश्न को गोला करो और आगे निकल जाओ।
इसको दूसरे राउंड में करेंगे। ये गोले वाले प्रश्नों को दूसरे राउंड में करना है हमको, पूरे पेपर के गोले वाले प्रश्नों को दूसरे राउंड में करना है। तो उसके लिए कम से कम लास्ट का 10 मिनट तो बचना ही चाहिए ना, लास्ट का 10 मिनट बचना ही चाहिए। दोबारा जब आप आएंगे तो इस पर ज़्यादा समय न दें। अगर तब तक जब आप पहली बार पढ़ के गए थे, आपने तैयारी की हुई है, बस आप शंका में ए है कि डी है, तो आपके दिमाग में प्रोसेसिंग चालू हो चुकी है इस प्रश्न की। अगर दोबारा जब लास्ट के 10 मिनट में आप दोबारा पेपर से गोले वाले प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे, इसको तो करेंगे ही नहीं। गोले वाले प्रश्नों में आया और तुरंत वो प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ा और विकल्प पढ़ा, ये चारों विकल्प देखा, आपके उत्तर कंफर्म आ गया तो बढ़िया बात है, फिर गोला लगाइए, OMR भरिए सीधा। अब दूसरे राउंड में प्रश्न देखिए, कंफर्म आता है, गोला लगाइए OMR में ध्यान से कि चौथे नंबर का प्रश्न का ए। अगर नहीं आता है, फिर भी ए और डी में कंफ्यूज है, तो जो आपका दिल कर रहा था सबसे पहले डॉट लगाया उसके ऊपर आपने पहले राउंड में, उसको गोला भरो, ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा समय नहीं देना है, दूसरे राउंड में समय होगा भी नहीं आपके पास। 3 घंटे में समय की समस्या नहीं, लेकिन 2 घंटे में समय की समस्या होगी। और एक और बात, जब आप ऐसे प्रश्नों को ही, जिसको बोलते हैं कैलकुलेटेड तुक्का, ब्लाइंड तुक्का नहीं मारना है, जिस प्रश्न का कोई हवा नहीं लग रहा है, आपको ऐसे प्रश्नों को तो भी नहीं छूना है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि व्यापम में कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहिए, है ना, तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपके लिए खतरा पैदा करेगा। तो आपको ब्लाइंड तुक्का मारना ही नहीं है। जहाँ प्रश्न पढ़ने के बाद कोई आइडिया आपको लग ही नहीं रहा है, ऐसे प्रश्नों को छूना नहीं। 2 विकल्पों वाले प्रश्नों को छूना है आपको। भले कंफर्म सेकंड राउंड में कंफर्म उत्तर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो जो आपका दिल कह रहा था पहली बार की यही विकल्प स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसको गोला मारो, ज़्यादा सोचो मत। सेकंड राउंड में सारे गोले वाले प्रश्नों को कर लो। अगर आपने सेकंड राउंड में लास्ट के 10 मिनट में मान लीजिए आपके 20 गोले लगे हैं, तो 20 गोले 10 मिनट कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि दूसरे बार आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आप बहुत ज़्यादा सोचने बैठ जाओगे ना इन प्रश्नों पे, तो आप भटक जाओगे और उसमें गलती होने की संभावना अधिक है। मान लो ऐसे 20 प्रश्न आपके बचे हैं और 20 प्रश्नों को 2 विकल्पों वाले आपने रिस्क ले लिया, किसी भी गिरी कंडीशन में आपने पढ़ा है ना, उसको तैयारी की है, बस आप 2 विकल्प में फंसे हुए हैं। अगर 10 सही हो गया तो आपको कितने मार्क्स मिले? 20। और अगर 10 गलत हो गया तो कितने नंबरों के मार्क्स गए? कितने? 6, 6.5 जाएगा, 6.5। तो आपको फ़ायदा कितना हुआ? 20 में 6.5 गया तो 14 नंबर का फ़ायदा हुआ। इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड तुक्का, मतलब कंफर्म उत्तर नहीं आने पर भी आप जिसमें 2 विकल्प में आप फंसे हुए हैं। अब देखिए क्रॉस के वाले क्वेश्चन को लास्ट में एक बार काउंट कर लीजिए। क्रॉस वाले क्वेश्चन को, अगर मान लो ये क्रॉस वाले क्वेश्चन की संख्या 10 से ज़्यादा है, 10-15 के आसपास है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्रॉस वाले क्वेश्चन अंतिम में पता चला कि आपके 30-35 हो गए हैं क्रॉस वाले क्वेश्चन, है ना, तो आप उसमें भी अगर समय बचता है तो उस क्रॉस वाले क्वेश्चन, वरना क्रॉस वाले क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि ब्लाइंड तुक्का कभी आपको उतना वैसा रिजल्ट नहीं दे सकता जैसा आप सोचते हैं कि किसी प्रकार से हो जाएगा। एक छात्र जो होता है ना, जिसको जो अभी ज़्यादा घुटा हुआ नहीं है, वो एक उम्मीद में रहता है हर वक्त 35-40 क्वेश्चन बचे, ए मार देता हूँ सब, क्या पता तुक्के से 20 सही हो जाए। लेकिन ब्लाइंड तुक्का इतना सही नहीं होता। 40 क्वेश्चन आप मारोगे तो पता चला कि 8-9 सही हुआ और 30 गलत हो गया, तो आपको मिला क्या? हो सकता है क्या? 40 क्वेश्चन में मान लो 10 सही हो गया, तो 10 दूनी 20, 30 गलत हो गया, तो कितना नंबर जाएगा? चला गया, जितना सही हो चला गया ना। लेकिन अगर मान लो 10 ही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, मतलब आपने सारे पेपर अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिए, गोले वाले आपके 15-16 गोले लगे थे, आपने उसको कर लिए। अब उसमें आपको लग रहा है कि 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आपके क्रॉस हैं, तो आप वहाँ एक रिस्क ले सकते हो। अगर आपने कंप्यूटर बहुत अच्छा कर लिया है, ले लो उसको, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ही करोगे, वहाँ तो कोई तार्किकता है ही नहीं, मतलब वो प्रश्न ही नहीं जानते आप, चारों विकल्प का आपको हवा नहीं है, तो आप जो है केवल अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ही करोगे।
तो कोई एक आपको कई बार देखना, एक साइकोलॉजी बताता हूँ मैं आपको। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये प्रश्न है। अब सेटर, जैसे मैं खुद प्रश्न बनाता हूँ तो मैं बताता हूँ, अब सेटर की साइकोलॉजी बताता हूँ। आपको ये आंसर पता है पक्का ए है, ये पता है पक्का ए है, ये पता है पक्का ए है और इसका आंसर बी है, और आपने क्रॉस इन प्रश्नों को किया हुआ है। ऊपर से थोड़ा क्या कोई अंदाज़ा लग रहा है आपको? कोई अंदाज़ा लगा ऊपर के 4 प्रश्नों में? सेटर की साइकोलॉजी ये चल रही है कि जो उस प्रश्न का सही उत्तर है वो ए में डाल रहा है। एक साइकोलॉजी पता चल रही है। इस साइकोलॉजी को पकड़ो कि भाई इस जो 1 से लेकर 20 तक में हम देख रहे हैं कि अगर 10 प्रश्न मुझे पता है तो 10 में से 7 ए है। इसका मतलब ये है कि आपने उसकी साइकोलॉजी पकड़ी कि सेटर इस समय प्रश्न जब बना रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो जो सही विकल्प है उसको ए में ही डाल दे रहा है। इसका मतलब ये आप आंख बंद करके ए फिल करके आ जाओ। इस साइकोलॉजी में आपके 80% आपने सेटर की साइकोलॉजी पकड़ ली है ना, तो आपकी चांदी हो गई। जो लोग बोलते हैं ना अब ये तुक्का कैसे काम कर गया, वो ये साइकोलॉजी पकड़ो आप। अरे जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन मान लो भाई इधर का पर फिर 11 12 13 14 15 ये प्रश्न आपको पता थे, यहाँ भी पता चला ये भी है, ए चल रही है। इसका मतलब ये है कि आप 1 से 20 तक की साइकोलॉजी ये समझ जाओ कि उसने अधिकतर ना अनकॉन्शियस माइंड से भी उसने सही जो विकल्प लग रहे हैं लगभग उसने ए में डाले हैं। सेटर ऐसे ही चलता है। जैसे मैं पेपर सेट करता हूँ ना, तो कई बार ऐसा होता है कि पेपर सेट करते 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 मैंने क्या किया, सारे विकल्प बिना सोचे ही ऐसे ही अपने आप हो रहा है, तो मैं सारे जो सही उस प्रश्न के सही विकल्प को सी में ही रख रहा हूँ। एक फ्लो में चल रहा है, फिर अचानक वो टूट गया 20 के बाद, अरे नहीं यार सी बहुत हो गया, सी में डाल रहा हूँ, अब चेंज करते हैं अपन। तो कई बार सेटर ऐसा काम करता है। मान लो अगर वो सेटर ऐसा नहीं सोच रहा है, उसकी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका अगर ऐसा नहीं चल रहा है, तो वो ये लगातार क्यों हो रहा है? फिर तो उसको ये ध्यान देना चाहिए कि भैया मैंने पहले वाले का ए में सही उत्तर डाला है तो दूसरे वाले का बी में डालूं, तीसरे वाले का सी में डालूं, लोगों को कंफ्यूज रखूं। लेकिन वो सेटर उस समय ये नहीं सोच रहा है। सेटर ने क्या किया, प्रश्न बनाया। अब प्रश्न बनाते समय अब वो विकल्प डालना है, उस प्रश्न का सही विकल्प। तो एक फ्लो चल रहा है, एक फ्लो में चल रहा है, वो सारे विकल्प ए में ही डाल दे रहा है, बाकी अन्य 3 विकल्प सोच के बाहर आगे डाल रहा है जो गलत है। तो मैं बता रहा हूँ ये वाली साइकोलॉजी को पकड़ लेना। अगर ये वाली साइकोलॉजी पकड़ा रही है आपकी, तो आप कोई भी प्रश्न मत छोड़ना जो क्रॉस किया हुआ है। आगे पीछे से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस समय सेटर कौन से विकल्प पे तवज्जो दे रहा है। उस साइकोलॉजी को पकड़ के वही ऑप्शन पकड़ के मार दो आप। इसमें आपके 60 से 70% प्रश्न सही होने का वो रहेगा, प्रोबेबिलिटी रहेगी। फिर ये वाला जो ब्लाइंड तुक्का है ना, ये आपका शायद आपको बहुत ऊपर ले जाए। क्योंकि मैं खुद हर वीक पेपर सेट करता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे पिताश्री खुद जो है कई बार बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर सेट किए हैं। उनसे भी बात करता हूँ, उनसे भी बात किया इस मुद्दे पर। वो बोले यार ये तो मैं सोचा नहीं कभी। मैं बोला लेकिन क्या आप जब प्रश्न बनाते थे तो क्या आप वो सोचते थे कि विकल्प को मैं इधर उधर फेंकता जाऊं? बोले नहीं, जब जो मन आया कि सही विकल्प डालना है मुझे तो डाल दिया एक जगह, बाकी तीनों गलत विकल्प जो है डालता चला गया। अब ये सब कॉन्शियस मतलब बिना सोचे बिना प्लानिंग के हो रहा है ना, बिना सोचे बिना प्लानिंग के चल रहा है। तो वो सब कॉन्शियस माइंड करा देता है अंदर से। तो ये ना चाहते हुए भी ऐसा चल रहा है, मतलब इस फ्लो के साथ बह जाओ, इस फ्लो के साथ बह जाओ। अब चलो मैं एक बहुत भद्दा उदाहरण देता हूँ, ताश के पत्ते का। ताश के पत्ते का इसका मतलब ये नहीं कि जाके साला जुआ हुआ खेलना शुरू कर दो। ये ताश के पत्ते जब चलते हैं ना, तो भाई 52 पत्तों में कभी कभी बहुत सारी प्रोबेबिलिटी बनती है ना 52 पत्तों में।
कि क्या आएगा। हर बार अलग अलग आ सकता है। 52 बार अगर आप उसको फेंटेंगे, 52 बार निकालेंगे तो 52 बार अलग अलग आ सकता है। लेकिन ऐसी क्या बात है, कभी ऐसा इत्तेफाक बैठता है कि आप पता चला कि आपने लगातार 5 बार उसको मिक्स किया और निकाला तो दहला आ गया, 10 आ गया। ऐसा होता है कभी कभी। वो आप कोई स्कीम नहीं कर रहे हो लेकिन वो हो रहा है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। कोई आपने बेईमानी नहीं की लेकिन फिर भी 10 बार निकाला आपने, 10 बार 5 बार लगातार 10 आ गया। वही यहाँ काम कर रहा है। वो नहीं पता, उन्हें कोई प्लानिंग करके उन्होंने ऐसा विकल्प सोचा नहीं है, लेकिन अपने आप हो रहा है। इस चीज़ को पकड़ ले और शायद व्यापम का और कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो ना, ये वाली साइकोलॉजी पकड़ने की कोशिश करो जब ब्लाइंड तुक्का मारना हो। अगर ये पैटर्न पकड़ा गया है आपके और वो प्रश्न आपके लाइन से वहीं पर हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों को मत छोड़ना। इस साइकोलॉजी को पकड़ के कि भैया ये 4 में से मतलब ये 90-80% ए विकल्प का ही चल रहा है, 1 से 25 तक ले लो आप। इस बीच में जितने भी प्रश्न हैं ए मार के निकल जाओ। आपकी संभावना 70 से 80% सही होने की हो सकती है, जो आपको बहुत फ़ायदा देगा। बाकी 2 विकल्प वाला तो मैंने बता दिया, पहले राउंड में ही गोला लगता जाएगा। जो आपको बिल्कुल हवा नहीं रह रहा है, क्रॉस करो। क्रॉस वाले प्रश्नों को आप लास्ट अंतिम मोमेंट पे, ये साइकोलॉजी पकड़ में आती है तो छोड़ना मत व्यापम में, क्योंकि यहाँ एक एक नंबर मायने रखता है, क्योंकि ये आप एग्ज़ाम दोगे और इसी के बाद आपकी मेरिट बननी है। तो पीएससी में बैठने का अप्रोच थोड़ा बदल जाता है। अपन बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा रिस्क लेने में ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। ठीक, अब आप बताओ कि मैंने जो स्कीम सोची इस एग्ज़ाम की तैयारी की, आपका अपना क्या विचार है?